नमस्कार। नमस्कार सभी को नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। तो दोस्तों, हमारी चल रही थी राजस्थान की ज्योग्राफी और इसके अंदर हम देख रहे थे राजस्थान के अभयारण्य और वन्य जीव, वन एवं वन्य जीव ये टॉपिक चल रहा था। अभयारण्य सारे पूरे हो गए, लेकिन अभी भी यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। यानी वन रिपोर्ट हो गई, नई वन रिपोर्ट राजस्थान के, जैसे देखें तो ये शुभंकर हो गए सभी जिलों के, आखेट निषेध क्षेत्र, ये यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं वनस्पतियों से। तो इन्हीं सभी क्वेश्चनों को आज हम देखेंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में जंतुआलय यानी जू वर्तमान में कितने हैं? 5 है। पहला जयपुर के अंदर खुला, जयपुर के अंदर कब खुला? 1876 के अंदर। फिर दूसरा खुला था उदयपुर के अंदर 1878 के अंदर। तीसरा खुला था उदयपुर। फिर तीसरा बीकानेर के अंदर खुला था, जो वर्तमान में बंद है, ये खुला था 1922 के अंदर। इसके बाद जोधपुर 1926 और आजादी के बाद प्रथम खुला था कोटा के अंदर 1954 में, और एक वर्तमान में प्रस्तावित है अजमेर के अंदर। तो इसके बाद में यानी 5 जंतुआलय हो गए। और अगर बात करें राजस्थान में मृग वनों की, आज बात करते हैं राजस्थान में मृग वन। तो मृग वन है राजस्थान में 7। राजस्थान में मृग वन है 7, जिनमें से 2 जयपुर में है। 2 तो जयपुर में आगे सीधे याद कर लेना। चलो एक एक लिखवा देता हूं। नंबर पहला है दुर्ग मृगवन। ये दुर्ग मृगवन यानी सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कहाँ है? सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़, तो दुर्ग मृगवन स्थित है चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये दुर्ग मृगवन स्थित है चित्तौड़गढ़ के अंदर, और इसकी स्थापना की गई थी 1969 के अंदर। स्थापना इसकी 1969 के अंदर। अब देखें दूसरा मृगवन, तो ये है उदयपुर के अंदर सज्जनगढ़ मृगवन, और ये है उदयपुर के अंदर। सज्जनगढ़ मृगवन उदयपुर के अंदर है। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी, 1984 में। इसके बाद में नंबर 3 पे आता है, यानी एक हो गया चित्तौड़गढ़ में, एक हो गया उदयपुर में। नंबर 3 पे आता है माचियसपाली मृगवन, जो जोधपुर के अंदर है 1985। माचियसपाली मृगवन ये है जोधपुर के अंदर। 1985 में इसकी स्थापना की गई। इसके बाद में आता है नंबर 4 पे संजय मृगवन। संजय मृगवन ये है जयपुर के अंदर, और जयपुर में 2 मृगवन है, एक संजय एक है अशोक मृगवन। ये दोनों स्थित है जयपुर के अंदर। संजय और अशोक दोनों जयपुर के अंदर है। और माचियसपाली ध्यान रखना, राजस्थान देश का प्रथम राष्ट्रीय मृगवन है। ये देश का प्रथम राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान, देश का प्रथम राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान ये है जोधपुर वाला माचियसपाली मृगवन 1985। देश का प्रथम राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान, देश का प्रथम राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान 1985 माचियसपाली जोधपुर के अंदर। और जयपुर के अंदर है 2, एक है संजय मृगवन, एक है अशोक मृगवन, और दोनों की स्थापना हुई है 1986 में। दोनों की स्थापना 1986 में हुई है। इसके बाद में बच गए 2, जिनमें से एक है अजमेर के अंदर और एक और आ गया जोधपुर के अंदर। नंबर 6 पे आ जाता है अपना पंचकुड़
पंचकुंड पुष्कर केंद्र, पंचकुंड ये है पुष्कर केंद्र मृगवन, पंचकुंड, पंचकुंड पुष्कर मृगवन, पुष्कर मृगवन ये है पुष्कर अजमेर के अंदर। और इसकी स्थापना 1985 में की गई। पंचकुंड पुष्कर मृगवन की स्थापना ये अजमेर के अंदर है, 1985 में इसकी स्थापना की गई। पंचकुंड मृगवन 1985, हाँ 85 के अंदर है। इसके बाद में बच गया नंबर 7 पे एक जोधपुर में और है, जिसका नाम है अमृता देवी मृगवन। अमृता देवी मृगवन खेजड़ली, यानी अमृता देवी खेजड़ली से जुड़ी हुई थी, तो उनका खेजड़ली के अंदर मृगवन बनाया गया, अमृता देवी मृगवन, अमृता देवी मृगवन ये है खेजड़ली जोधपुर, जोधपुर के अंदर। और इसकी स्थापना 1994 के अंदर की गई, 1994 के अंदर इसकी स्थापना की गई। तो राजस्थान में 5 तो है जू यानी जंतुआलय, जयपुर, उदयपुर, फिर बीकानेर, फिर जोधपुर और फिर टोंक के अंदर एक छठा अजमेर के अंदर प्रस्तावित है। और ये 7 है मृगवन, 7 मृगवन। पहला दुर्ग मृगवन चित्तौड़गढ़ के अंदर 1969, दूसरा सज्जनगढ़ उदयपुर 1984, तीसरा माचियसपाली मृगवन जोधपुर 1985, देश का प्रथम राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान। फिर इसके बाद संजय और अशोक 2 जयपुर के अंदर हो गए 1986, पंचकुंड पुष्कर के अंदर हो गया 1985 और एक अमृता देवी खेजड़ली जोधपुर 1994 के अंदर हो गया। तो ये 7 वर्तमान में राजस्थान के अंदर क्या है, मृगवन है। राजस्थान में 7 वर्तमान में मृगवन है। अब अगर देखें तो आखेट निषेध क्षेत्र, वैसे तो प्रत्येक जिला के अंदर आखेट निषेध है, यानी हम शिकार नहीं कर सकते, किसी भी जिले के अंदर शिकार नहीं कर सकते, लेकिन आखेट निषेध क्षेत्र अगर राजस्थान में पूछे तो वो है 33। आखेट निषेध क्षेत्र राजस्थान में वो है 33। जो सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र है, सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र ये है चूरू के अंदर। वर्तमान में राजस्थान में 33 जिले, तो 33 आखेट निषेध क्षेत्र हो गए। 33 जिले, 33 आखेट निषेध क्षेत्र। राजस्थान में आखेट निषेध क्षेत्र, अगर आखेट निषेध क्षेत्रों की बात करें तो राजस्थान में है 33। और सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र, सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र, सबसे बड़े आखेट निषेध क्षेत्र की बात करें तो ये है कोटसर राउतसर चूरू के अंदर, कोटसर राउतसर चूरू के अंदर। कोटसर राउतसर, कोटसर सॉरी राउतसर के अंदर नहीं, ये है राउतसर में सावंतसर है शायद, हाँ चूरू के अंदर सावंतसर है। सावंतसर ये है चूरू के अंदर, राउतसर तो हनुमानगढ़ में पड़ गया, चूरू के अंदर है ये सावंतसर। कोटसर सावंतसर चूरू के अंदर ये स्थित है। सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र, सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र देखें तो ये है कनक सागर बूंदी के अंदर। अगर बात करें छोटे की तो वो है कनक सागर, कनक सागर स्थित का है बूंदी के अंदर। और सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र ये है जोधपुर के अंदर, सर्वाधिक है जोधपुर के अंदर। 7 आखेट निषेध क्षेत्र सर्वाधिक जोधपुर के अंदर। राजस्थान में 33 आखेट निषेध क्षेत्र है। सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र देखें तो ये चूरू के अंदर है सावंतसर, सबसे छोटा कनक सागर बूंदी के अंदर। और सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र, सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र है जोधपुर के अंदर 7। सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र जोधपुर के अंदर 7। इसके बाद में देखते हैं टाइगर प्रोजेक्ट।
यानी बाघ परियोजना देखें तो बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी 1973-74 के अंदर। टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था 1973-74 के अंदर। और भारत में सर्वप्रथम टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था जिम कॉर्बेट वैली नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर। बाघ परियोजना यहां से क्वेश्चन कन्फर्म आता है, यानी अभ्यारण्य से आए ना आए, लेकिन ये अभ्यारण्य के बाद में जो टॉपिक करवाए हैं इनसे क्वेश्चन कन्फर्म आता है, यहीं से आजकल क्वेश्चन उठने लगे हैं। तो बाघ परियोजना चली थी 1973-74 में। बाघ परियोजना 1973-74 में चली थी, 73वादी यानी बाघ परियोजना चली थी 1973-74 में। बाघ परियोजना का जनक माना जाता है कैलाश सांखला को। जनक कैलाश सांखला, इन्हें टाइगर मैन कहा जाता है। टाइगर मैन कैलाश सांखला, ध्यान रख लेना, टाइगर मैन, मंकी मैन और कैमल मैन, ये सब ध्यान कर लेना, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। तो बाघ परियोजना चली थी 1973-74 में। इनके जनक थे, टाइगर प्रोजेक्ट के जनक कैलाश सांखला, इन्हें टाइगर मैन भी कहा जाता है। ये जोधपुर के थे। कहां के थे ये? जोधपुर के थे। तो इनकी दो किताबें हैं, वो तो रट लेना। दो ही नाम है टाइगर प्रोजेक्ट, एक नाम है पुस्तक। नंबर 1 पे आता है टाइगर और नंबर 2 पे आता है द रिटर्न ऑफ टाइगर। द रिटर्न ऑफ टाइगर नंबर 1 पुस्तक है टाइगर और दूसरी पुस्तक है रिटर्न ऑफ टाइगर। अब बात करें भारत में, तो भारत में पहला अभ्यारण्य जिसके अंदर बाघ परियोजना चली थी भारत के अंदर, वो है जिम कॉर्बेट वैली नेशनल पार्क उत्तराखंड। यहां पर भारत में सर्वप्रथम बाघ परियोजना चली थी 1935 के अंदर चली थी शायद, नहीं इसकी स्थापना है 1935 के अंदर, 73-74 में चली थी शायद। 19 जिम कॉर्बेट उत्तराखंड के अंदर है नेशनल पार्क। और राजस्थान में बात करें बाघ परियोजना की, तो राजस्थान में 3 परियोजना चली, 3 अभ्यारण्य के अंदर, रणथंभौर, केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। राजस्थान में बाघ परियोजना तो 3 अभ्यारण्य के अंदर चली है। नंबर पहले पे आता है रणथंभौर, जिसे भारतीय बाघों का घर बोला जाता है। यहां पर चली थी 1973-74 में। 1973-74 में यहां पर बाघ परियोजना चली थी। इसके बाद में आता है सरिस्का, यानी दूसरे नंबर पे आता है सरिस्का अभ्यारण्य। सरिस्का अभ्यारण्य यहां पर चली थी 1978-79 के अंदर। 78-79 के अंदर बाघ परियोजना चली थी राजस्थान में। दूसरी बाघ परियोजना होगी और नंबर 3 पे आता है मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स ये 4 जिलों के अंदर है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ के अंदर। यहां पर चली थी 2013 के अंदर, अप्रैल 2013। तो राजस्थान में 3 जगह बाघ परियोजना चली और टाइगर स्टेट बोला जाता है एमपी को। राजस्थान में 3 जगह बाघ परियोजना, रणथंभौर, सरिस्का और ये मुकुंदरा हिल्स। रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स 1973-74, 78-79 और 2013 याद कर लेना। टाइगर स्टेट बोला जाता है एमपी को। टाइगर स्टेट ये बोला जाता है एमपी यानी मध्य प्रदेश को।
प्रथम बाघ परियोजना बताई थी भारत के अंदर जिम कॉर्बेट उत्तराखंड हरित नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर चली थी। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किसी को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई, याद कर लेना। यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे बाघ दिवस हो गया, विश्व वन दिवस हो गया, विश्व वानिकी दिवस हो गया, लिखवा दूंगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद में देखें तो भालू अभ्यारण्य 2 राजस्थान में जालोर प्लस सिरोही के अंदर है। जालोर सिरोही के अंदर सुधा माता अभ्यारण्य, भालुओं के लिए राजस्थान में सुधा माता अभ्यारण्य। जालोर सिरोही के अंदर है सुधा माता अभ्यारण्य भालुओं के लिए। यहीं पर भालू बियर रेस्क्यू सेंटर चलाया गया था, भालू बचाओ केंद्र बियर रेस्क्यू सेंटर चलाया गया था। भालू अभ्यारण्य ये है जालोर प्लस सिरोही के अंदर सुधा माता अभ्यारण्य। यहाँ पर सुधा माता का मंदिर भी है, सुधा पर्वत भी है, तो यहाँ पर चलाया गया तो सुधा माता मंदिर भी है। यहाँ पर सुधा माता अभ्यारण्य, भालू अभ्यारण्य, और ये है यहीं पर स्थापित, यहीं पर चलाया गया था। हाँ, ये भालू अभ्यारण्य, भालू बचाओ केंद्र, भालू बचाओ केंद्र बियर रेस्क्यू सेंटर, ये चलाया गया था नाहरगढ़। नाहरगढ़ जयपुर के अंदर। और एलिफेंट परियोजना 1993-94। एलिफेंट परियोजना ये 1993 में चलाई गई, ध्यान कर लेना। बाघ परियोजना 73-74 भालू बचाओ केंद्र जयपुर के अंदर, नाहरगढ़ जयपुर। और एलिफेंट परियोजना हाथी परियोजना चलाई गई थी 1993-94 के अंदर। अब देखें तो मोर अभ्यारण्य झुंझुनू केंद्र हो गया। ऐसे ही देखें तो चीता अभ्यारण्य ये हो गया अपने सारगढ़ बल क्षेत्र जोधपुर के अंदर, जैसलमेर के अंदर थोड़ी। मोर अभ्यारण्य है झुंझुनू के अंदर। मोर अभ्यारण्य ये है झुंझुनू के अंदर। इसके बाद में आता है, यहां से रट लेना, याद करने वाली चीज है सीधी, चीता अभ्यारण्य। चीता अभ्यारण्य साहेगढ़ बल क्षेत्र जैसलमेर के अंदर। साहेगढ़ बल क्षेत्र जैसलमेर के अंदर। इसके बाद में आता है गधों का भी एक अभ्यारण्य है, गधों का अभ्यारण्य है इस। और गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व ये है, गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व बीकानेर के अंदर। गिद्धों का अभ्यारण्य, तो गिद्ध देखने को मिलते ही नहीं है। गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व ये है बीकानेर के अंदर। गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व बीकानेर के अंदर। इसके अलावा एक है गद्दम अभ्यारण्य, यानी गधों का भी एक अभ्यारण्य, गधिया को भी एक अभ्यारण्य है। ये है झुंझुनू के अंदर, ढूंढलोद झुंझुनू गद्दम अभ्यारण्य। ये है ढूंढलोद झुंझुनू के अंदर, गधों का अभ्यारण्य है ये। गधों का मेला जयपुर में लगता है, शीतला माता मेले के अंदर लगता है, शीतला माता के अंदर लगता है गधों का मेला जयपुर के अंदर। और गधों का अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य ढूंढ लो झुंझुनू के अंदर।
इसके बाद में देखें मत्स्य अभ्यारण्य बड़े तालाब उदयपुर के अंदर, और एक है उदयपुर के अंदर विभूति पार्क। मछली अभ्यारण्य ये है बड़ी तालाब उदयपुर, बड़ी तालाब उदयपुर के अंदर, और एक उदयपुर में विभूति पार्क भी है। इसके बाद में यहाँ से कोई समझने वाली चीज नहीं है, सीधा रटना है, इनको अच्छे से रट देना, याद कर लेना, सीधे रटना, रटा मान लियो। बड़ी अतरिया मछली अभ्यारण्य बड़ी तालाब उदयपुर के अंदर, गद्दम अभ्यारण्य गद्याम अभ्यारण्य डुडलो झुंझुनू के अंदर, गिद्ध कंजर्वेशन बीकानेर, चीता अभ्यारण्य सागर बल क्षेत्र, मोर अभ्यारण्य झुंझुनू, रट लियो बड़ी अतरिया एकदम रटा मान लियो। एक बार में कुछ दिखाऊं बढ़िया सी डेट। एक आता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, दिखाई दिया 29 जुलाई। इसके बाद में आता है विश्व वन दिवस, विश्व वन दिवस, विश्व वन दिवस ये हो गया 21 मार्च को। विश्व वन दिवस 21 मार्च। इसके बाद में आ गया जैसे विश्व वन दिवस 21 मार्च। वन्य प्राणी दिवस, वन्य प्राणी दिवस ये 1 से 7 अक्टूबर होता है। वन्य प्राणी दिवस ये 1 से 7 अक्टूबर के 7 दिनों का चलता है वन्य प्राणी दिवस। और देखें तो खिजड़ली दिवस ये 12 सितंबर को, खिजड़ली दिवस 12 सितंबर को। खिजड़ली दिवस 12 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस विश्व ओजोन दिवस ये 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, खिजड़ली दिवस 12 सितंबर को। कोई बता सकता है तो किसी को बताओ, कमेंट करके बताना कि ओजोन को सबसे अधिक हानि कौन सी गैस पहुंचाती है, कमेंट करके जरूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। इसके बाद में देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून सभी को पता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 अगस्त। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया जाता है 5 जून को। विश्व जैव विविधता दिवस ये मनाया जाता है 22 अगस्त को। विश्व जैव विविधता दिवस 22 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बाद में देखें विश्व जैव विविधता दिवस 22 नहीं यार, ये 22 अगस्त नहीं हो सकता। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। इसके बाद में देखते हैं पृथ्वी दिवस 22 अगस्त को और जल दिवस 22 मार्च को। जल दिवस यह आता है 22 मार्च को। जस्ट इसके 1 महीने बाद पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। पहले जल यानी पहले पानी था, इसके 1 महीने बाद क्या हुई, पृथ्वी बन गई, तो 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। और विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। तो ये सभी रट लेना, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। विश्व वन दिवस ये मनाया जाता है 21 मार्च को। वन्य प्राणी दिवस 1 से 7 अक्टूबर। खिजड़ली दिवस 12 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। जल दिवस 22 मार्च। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। इसके बाद में देखें
इसके बाद में देखें तो वनों को प्रशासनिक दृष्टि से भी बांटा गया है। वनों को प्रशासनिक दृष्टि से भी बांटा गया है, यानी कहीं पर वनों को आरक्षण दिया गया है, कहीं पर संरक्षण, तो कहीं पर कुछ नहीं दिया गया, ऐसे भी वनों को बांटा गया है। तो वो भी देखते हैं। तो वनों को प्रशासनिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण। वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण ये देखें तो इसमें वनों को 3 भागों में बांटा गया है। वनों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पे आता है आरक्षित, या जिन्हें बोल देते हैं संरक्षित वन भी बोल देते हैं, आरक्षित वन। नंबर 2 पे आ जाता है संरक्षित वन, और नंबर 3 पे आता है अवर्गीकृत वन, जिन्हें नहीं कुछ स्थान नहीं प्राप्त है। आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत, तीनों याद कर लेना। आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत वनों को प्रशासनिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। अब देखो आरक्षित वन, यानी इन्हें आरक्षण प्राप्त है। जैसे कोई SC ST को आरक्षण प्राप्त होता है, ओबीसी को जैसे 10% आरक्षण है, तो उस 10% में कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ये से इनको आरक्षण मिला हुआ इन वनों को, तो इनके ऊपर सीधा केंद्र सरकार का अधिकार होता है। सीधा सरकार का अधिकार होता है, पशुतारण नहीं कर सकते। यहां पर लकड़ियां वगैरह भी नहीं काट सकते, यानी सुरक्षित वन है ये, बिल्कुल सुरक्षित वन, बिल्कुल सुरक्षित वन है। और ये है राजस्थान में 38 पॉइंट समथिंग है, 38 पॉइंट है ये 56.64, वो 38.11 शायद 11% है। अपने 38 का ध्यान रखना। इनका भाग राजस्थान में 38.11% आरक्षित वन। ये केंद्र सरकार के, यानी सरकार के अधीन होते हैं, सीधे पूर्णतः सरकार के अधीन होते हैं। यहाँ पर पशुतारण नहीं कर सकते, यानी पूरी तरह सुरक्षित वन होते हैं। राजस्थान में इनका कितना प्रतिशत है? 38.11% भाग क्या है? आरक्षित वन है। इसके बाद में आता है संरक्षित वन। संरक्षित वन वो होते हैं जैसे कोई सड़कों के किनारे वृक्ष वगैरह लगे, वहां से कोई सूखी लकड़ी भी कभी कभार तोड़ लेते हैं, वहां पर पशुतारण भी कर सकते हैं। तो इनका राजस्थान में भाग है 55.64%। ये 2019 की रिपोर्ट के अनुसार है, नए आंकड़े हैं। जैसे सड़कों के किनारे लगे वृक्ष आदि इनके अंदर आते हैं संरक्षित वन। यहाँ से हम पशुतारण भी कर सकते हैं, और यहाँ से कोई सूखी लकड़ी वगैरह वो भी चुन सकते हैं। अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन में जैसी मर्जी वैसा काम करो, यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ पर बापूजी का राज है। यह है 6.25% भाग, 6.25% भाग पर है। यहाँ पर कोई नहीं रोकता, सीधे जाओ लकड़ी काटो, चाहे पशुचारण करो, चाहे पेड़ उखाड़ो, चाहे कुछ भी करो। अवर्गीकृत वन में कोई नहीं रोकता, इन्हें वर्गीकृत नहीं किया गया। यहाँ पर किसी का शासन नहीं चलता, ये सीधे ही तो यहाँ से कोई भी लगे, यहाँ पर बापूजी का राज है। तो राजस्थान में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला आ गया आरक्षित वन या सुरक्षित वन भी इन्हें बोला जाता है। नंबर 2 पे आ गया संरक्षित वन, और नंबर 3 पे आ गया अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन 38.11% भाग, सुरक्षित वन ये आ गया 55.64% भाग, और अवर्गीकृत आ गया 6.25% भाग। अब देखिए राजस्थान में कुछ प्रमुख वृक्ष देखते हैं। राजस्थान में कुछ प्रमुख वृक्ष देखते हैं, जैसे खेजड़ी हो गया, गोइडा, पलास को डाक भी बोलते हैं, जंगल की आग भी बोलते हैं। इसके अलावा सादलर, अशोक,
जामुन, इन वृक्षों को देखते हैं, इनकी क्या महत्व है, क्या इनकी खास बात है। तो नंबर 1 पे आता है, यानी राजस्थान के प्रमुख वृक्ष, राजस्थान के प्रमुख वृक्षों को देखते हैं। तो नंबर 1 पे आता है खेजड़ी। अब खेजड़ी देखो, खेजड़ी की सभी चीज काम में आती है। इसका तना जलाने के, इसके फल सब्जियां भी बनती है, पकने के बाद ये फल हो जाते हैं, खोखा बोलते हैं जिन्हें, पत्तियों को लूम बोलते हैं, पशु, यानी कि खेजड़ी की जब अकाल पड़ा था उस समय खेजड़ी का छोटा भी खाई डाई, अकाल की टाइम खेजड़ी के छोटे भी खाए, तो इसे बोला जाता है राजस्थान का कल्प वृक्ष। यानी कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष है जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था, निकला था, यानी उससे हम कह देंगे जो हमारी इच्छा वो पूरी करता है। तो खेजड़ी भी हमारी सभी इच्छाएं पूरी करता है। तो ये राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का कल्प वृक्ष। राजस्थान का कल्प वृक्ष भी बोला जाता है खेजड़ी को। अकाली टाइम में छोटा भी खाई डालना, और इन्हें क्या बोल लीजिए है राजस्थान का कल्प वृक्ष और राजस्थान का गौरव। राजस्थान और गौरव बहुत सी चीजें बोल लीजिए है, तो ध्यान कर लियो कौन सी चीज ऑप्शन में क्या चीज है। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी राजस्थान में गौरव बोल लीजिए है, राठी गाने भी राजस्थान में गौरव बोल लीजिए है, और नदियां देखा तो ये गगन नदी राजस्थान में गौरव बोल लीजिए है, और खेजड़ी गंगा देखा तो राजस्थान का गौरव बोला जाता है। खेजड़ी वृक्ष को भी राजस्थान का गौरव बोला जाता है। इसके बाद में देखें तो राज्य वृक्ष है, राज्य वृक्ष इसको कब घोषित किया गया, तो 31 अक्टूबर 1983। राज्य वृक्ष का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 ने राज्य वृक्ष घोषित कर दिया गया। 31 अक्टूबर 1983 ने, और एक उपनाम बहुत है, उपनाम बहुत है खेजड़ी का उपनाम। उपनाम देखा तो शास्त्रांग बोल लीजिए है समी, समी बोल लीजिए है, जांटी भी बोल लीजिए है, शिमला भी बोल लीजिए है। ये तो है ना उपनाम थोड़ा है, समी शास्त्रांग समी आम भाषा में आप जांटी भी बोल दिया हाँ, शिमला भी बोल दिया हाँ, लेकिन कन्नड़ भाषा के अंदर बोल लीजिए है बन्नी, बनी बोल लीजिए है कन्नड़ भाषा में, पे बोल लीजिए है तमिल भाषा में, पे बोल लीजिए है तमिल भाषा के अंदर बोला जाता है पे। और इसका साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस सेनेरिया। वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सेनेरिया, वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस सेनेरिया, इसका वैज्ञानिक नाम है। प्रोसेपिस सेनेरिया वैज्ञानिक नाम है। अब देखो मिंजर, कुछ जैसे शब्दावली है खेजड़ी की, एक आया है मिंजर, मिंजर कन्हैयालाल सेठिया की रचना भी है। मिंजर, धर कुंकू धर्मगला, आज हिमालय बोल उठा, लीलटास, पित्थल और पाथल, ये कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। याद कर लीजिए, एक मिंजर बोल लीजिए है खेजड़ी के फूल में है, खेजड़ी के फूल में भी बोल लीजिए है, तो क्या हो गया फूल हो गया खेजड़ी को। मिंजर बोल लीजिए फूल में, एक बोल लीजिए है सांगरी, सांगरी बोल लीजिए है कच्चा फलाना, एक आवे है खोखा यानी फल पक जाए जब हो जाए है खोखा, और खोखा बोल लीजिए है पक्का फलन, और पतिया ने लूम बोल लीजिए है, और कहेगा पतिया ने लूम, मिंजर, सांगरी, खोखा, लूम, और क्या पूजा भी हुआ विजयदशमी, पूजा हुआ है विजयदशमी।
यानी दशहरन खेजड़ी की पूजा भी हुआ है। तो देखो खेजड़ी राजस्थान का कल्पतरु या गौरव बोला जाता है। राज्य वृक्ष भी है, राज्य वृक्ष का दर्जा मिला था 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष का दर्जा मिला था। उपनाम देखा तो समी, जांटी, शिमला और कन्नड़ भाषा में बोली है बनी और तमिल में पे और वैज्ञानिक नाम है इसको प्रोसेपिस सेनेरिया। फूलन बोली है मिंजर, फूलन बोला था मिंजर। और जो फूलन का फल लाग है तो बना बोला था सांगरी। और सांगरी की सब्जी और मक्का की रोटी फेमस है खाली अपनी सांगरी की सब्जी मक्का की रोटी। तो सांगरी बोला हाँ कच्चा खिलाने। और जब पाक गया तो खोखा आज का कारण तो पता ही को नहीं खोखा की हुआ कहीं खाड़े को नहीं। पुराने टाइम में खोखा ही करता जब डेयरी मिल्क कौन सा नहीं करती, जब कोई उपहार नहीं करता जब खोखा दे दिया, कोई बेरियो दे दियो या कोई निमोड़ी दे दिया, कोई काकड़ी दे दियो, ये चाले करती है अपने दादाजी के टाइम में। तो जब आपकी जानवड़ी क्या करता कोई कोखो दे दियो, कोई बेरियो दे दियो, कोई निमोड़ी दे दी, जब कोको दे करता। आजकल तो डेयरी मिल्क चल गई और बहुत सा साल है ये चल गई। और खोखा बोली जो है पक्का फुलाने। एक बात में लूम पतिया ने जो जानवर खाने काम आवे तो यानी सारी चीज आप काम में लेवा हा तो ये अपना एक कल्प वृक्ष है। एक बाद में नंबर 2 पर देखा आप तो ध्यान कर लियो खेजड़ी और बड़ी अपने देख लियो खेजड़ी रोइडा और खेजड़ी रोइडा तो बड़ी अपने देख लियो अब नाम आपका है। और बाद में आवा है डाक जब बोली है, पलाश भी बोली है, जंगल की ज्वाला भी बोली जाता है। डाक यानी कि पत्तियां डरा भिड़ आग लगती है तो इन जंगल की ज्वाला ही बोली है। और डाक नहीं बोली है पलाश। नंबर 2 पे आता है पलाश या डाक या उपनाम है जंगल की ज्वाला। जंगल की ज्वाला या आग यानी एक प्यारा के पलाश में गुलाल भी बने हैं। पलासी वो युद्ध यानी वे क्षेत्र के अंदर ज्यादा पलाश का वृक्ष है तो मैंने बोली है पलाश। और यो जंगल में आग भी लाग है और के बने है गुलाल भी बनता है, गुलाल बनता है। और यहाँ देखो आप गुलाल खेला वो के बने है ज्यादातर पलाश के फूलों बने है। इन बाद में आया है रोहिड़ा। नंबर 3 पे आ गया रोइडा। यो तो मारवाड़ को टिक्को है, मारवाड़ का टिक्का, मारवाड़ का टिक्का। मरुस्थल की शोभा है ये तो, मरुस्थल की शोभा। और यो क्या है सागवान है मरुस्थल को, मरुस्थल का सागवान। तो ये उपनाम है रोइडा का उपनाम मारवाड़ का टिक्का, मरुस्थल की शोभा और मरुस्थल का सागवान भी इसको बोला जाता है। बाद में देखा तो रोइडा को फूलने राज्य फूल को रोइडा को फूलने के लिए राज्य पुष्प को दर्जो दीजियो हो, राज्य पुष्प। और कद दीजियो बे दिन जगह दिन खेजड़ी राज्य वर्ष को दर्जो दीजियो हो यानी 31 अक्टूबर 1983। 31 अक्टूबर 1983 ने रोइडन के दीज के हो, रोइडा के पुष्प में राज्य पुष्प को दर्जा दीज हो। और वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला एंडुलेका। वैज्ञानिक नाम है इसका टिकोमेला एंडुलेका, टिकोमेला एंडुलेका। टिकोमेला एंडुलेका के नाम है वैज्ञानिक नाम है। ये नाम ध्यान कर लियो थारे घरे दरखत करे पाऊं याद है ना याद है जरूर कर लियो टिकोमेला एंडुलेका। और एक जर्मनी चो है तो कहने नुकसान पहुंचा लकड़ी क्यों होगी काम की लकड़ी हो यानी कि उपयोगी लकड़ी होती है इसकी, उपयोगी लकड़ी और कीमती भी हुआ है, बहुत ज्यादा कीमती भी हुआ है। और एक जर्मनी चूहा है जो इन्हें नुकसान पहुंचा रहा है, जर्मनी चूहा वो इन्हें क्या है नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये चीजें ध्यान कर लियो। और देखा एक बाद में तो एक आया है बांस, बांस बम्बू, बांस देखने वो बांस बम्बू।
बांस घास की श्रेणी में है, यानी सबसे लंबो घास है वो है बांस। बांस का वो घास की श्रेणी में है, नंबर 4 पर आ गया है बांस। यो घास की श्रेणी के अंदर आया है, घास की श्रेणी, सबसे लंबा घास। यानी बांस घास की श्रेणी में आए तो सबसे लंबा घास कौन सा हो गया? बांस हो गया। इन्हें बोल लीजिए आदिवासियों को रसोनो, आदिवासियों का हरा सोना। आदिवासियों का हरा सोना। और बांसवाड़ा, यानी बांसवाड़ा के अंदर सबसे ज्यादा बांस है तो मेरा नाम पड़ गया बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, यानी दक्षिणी राजस्थान में बांस सबसे ज्यादा भी हुआ है। सबसे लंबा घास, अगर एक बढ़िया बांस की आप लंबाई नाप ले लें तो ये कम से कम 25-30 फुट हुआ है, तो इसकी लंबाई होती है वो होती है कम से कम 25 से 30 फुट। बढ़िया से बांस की अगर आप लंबाई ले लिया तो 25 से 30 फुट की लंबाई हुआ है। तो सबसे लंबा घास बांस, आदिवासियों का हरा सोना, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, लंबाई 25 से 30 फुट। इनके बाद में आ गया महुआ। इनके बाद में किसी वृक्ष आ गया महुआ। दूसरा लंबा घास हुआ है सेवन। पहले वृक्ष देखा तो बांस, दूसरा आ गया सेवन। इनके बाद में नंबर 5 पर आ गया है महुआ। और महुआ बोल लीजिए है आदिवासियों का क्लिप वृक्ष। आदिवासियों का क्लिप वृक्ष। आदिवासियों का क्लिप वृक्ष, यानी कि महुओं श्राप निकाली जाए। आदिवासियों का क्लिप वृक्ष महुओं के निकाली जाए, श्राप निकाली जाए है। महुआ का फलम सब्जी वगैरह भी बढ़ती है, कुछ चटनी वगैरह बढ़ती है, साग वगैरह जो बढ़ता है तो आदिवासियों को क्लिप वृक्ष बोल लीजिए। तो महुओं श्राप निकाली जाए, वो भी कौन सी ब्रांड की? मावड़ी ब्रांड की। क्वेश्चन आ गया मावड़ी ब्रांड। तो महुए के फलों से श्राप निकाली जाती है। फलों से शराब, कौन सा ब्रांड? ब्रांड पूछा है तो मावड़ी ब्रांड। मावड़ी ब्रांड की शराब निकाली जो है वो भी महुआ का फल। और ये महुआ के वृक्ष के ऊपर रह रहा है उड़न गिलेरी। उड़न गिलेरी रह रहा है महुआ के वृक्ष के ऊपर। और सांप चंदन के क्वेश्चन आया हुआ ये है कि उड़न गिलेरी किस वृक्ष के ऊपर रहती है? महुआ के वृक्ष के ऊपर। सांप चंदन के वृक्ष के ऊपर रह रहा है, उड़न गिलेरी महुआ वृक्ष के ऊपर। और आदिवासियों का क्लब तो बोली जाए है, श्राप निकाली जाए मावड़ी ब्रांड की। और राजस्थान में ये उदयपुर क्षेत्र में बहुत हुआ है। एक बाद में आगे जामुन, और महत्वपूर्ण वृक्ष है नंबर 6 पे जामुन। और जामुन बहुत कामगो है, यो कठा मिला है, यो मिला सिरोही क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक, यानी सिरोही क्षेत्र के अंदर। सिरोही के अंदर यो मधुमेह है, मधुमेह रोग में लाभदायक। मधुमेह रोग में लाभदायक है जामुन। मधुमेह रोग यानी शुगर में लाभदायक है जामुन। बाद में देखा तो एक आ गया सालर वृक्ष। सालर वृक्ष यो को डिब्बा वगैरह बने हैं, प्लास्टिक का डिब्बा वगैरह बने हैं। और ये पाई है उदयपुर में। उदयपुर में सर्वाधिक पाई जाए सालर वृक्ष। बाद में आ रहा है खेर। एक आगे खेर, खेर अलग है, खेर अलग है। खेर जो उदयपुर में सर्वाधिक पाई जाए। और एक खेर हूं कथोड़ी जाति कत्थो निकाला है। कथोड़ी जनजाति कत्था निकालती है या कत्था बनाती है। एक खेर वृक्षों कथोड़ी जनजाति कत्थो बना पा रही है, करा है। कत्थो तो पान वगैरह लगाई जाए, कोई कत्थो। इनके बाद में आगे शहतूत।
आंवलो, आंवलो ध्यान रखियो, आंवला। नंबर 2 आंवला। आंवलो वह सब बहुत का है। आंवलो एक झाड़ी के प्रकार है। आंवलो के प्रकार है झाड़ी वृक्ष को नहीं, आंवलो झाड़ी के प्रकार में आवे, बांस घास आवे है, यो आंवलो आवे झाड़ी के प्रकार के अंदर। और यो चमड़ा साफ करने में, कोई चामड़ा वगैरह साफ करने में, कोई सौंदर्य प्रसाधन को सामान बनाने के अंदर क्या है आंवलो प्रकार, आंवलो का चमड़ा साफ करने में, चमड़ा साफ करने में, सौंदर्य प्रसाधन के साधनों में इसका काम होता है आंवले का। बाद में देखा तो एक आवे है शहतूत। शहतूत, शहतूत पर के पाइजे है रेशम का कीड़ा। रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। रेशम का कीड़ा कौन से वृक्ष के ऊपर पाइजे है? शहतूत के ऊपर। बाद में आवे है मोस्ट इंपोर्टेंट वृक्ष तेंदू। तेंदू बीड़ी में है सर्वाधिक टॉप जयपुर के अंदर, और तेंदू वृक्ष पाइजे है उदयपुर चित्तौड़गढ़ के अंदर। तेंदू और कौन सा तेंदू आई जो देखा तेंदू, तेंदू और पत्तों बीड़ी में है, बीड़ी बनती है। कड़ा बने है टोंक प्लस जयपुर के अंदर, और सर्वाधिक तेंदू पाई है उदयपुर प्लस चित्तौड़गढ़। उदयपुर प्लस चित्तौड़गढ़ के अंदर सर्वाधिक तेंदू पाई है, और तेंदू के पत्तों बीड़ी बनाए है। बीड़ी जो बनाए पिपड़ा वाले पत्तो है, पिपड़ा को सब पत्तो मान लो एने शाम में भेजे है, सारी रात बीजा है, दिन के अंदर के झड़े पत्ता ने गोल 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 बीड़ी बना ले, अंदर मसाला डाल ले पहले, फिर बीड़ी बना के ताको बांध के दे दे, बीड़ी बना दी। मेरे तो देखिए वीडियो के अंदर बीड़ी बनाता है बता दी, और कहने ना बताइयो। ये सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ उदयपुर में, और सर्वाधिक वीडियो काम है टोंक जयपुर के अंदर चल रहा है। इनके बाद में देखा तो चिरमी, चिरमी लगा 4। चिरमी तो छोटो सा वही वृक्ष आ गए तो देखा चिरमी, देखा कभी चिरमी। और चिरमी हृदय रोग में लाभदायक होता है, हृदय रोग में लाभदायक, और ये उपाय है पूर्वी राजस्थान में। चिरमी हृदय रोग में लाभदायक, और ये पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है। बाद में देखा तो अर्जुन जो झालावाड़ में पाई है, वो वृक्ष है अर्जुन। अर्जुन ये झालावाड़ में पाया जाता है, और यो भी यानी अर्जुन वृक्ष भी क्या है हृदय रोग में लाभदायक है। अर्जुन वृक्ष भी कोई दवाइयां वगैरह बनती होगी हृदय रोग के निकालने के लिए, हृदय रोग के निकास के लिए, और ये झालावाड़ में सर्वाधिक पाई है। इनके बाद में आगे काली व सफेद मूसली। काली व सफेद मूसली, और यह पाइजे है काली व सफेद मूसली राजस्थान में पाइजे है, और यह भी दक्षिणी राजस्थान में कहना पाइजे है, दक्षिणी राजस्थान। और यह बहुत काम की चीज है, यह हुआ पुरुष शक्ति बढ़ाने का काम है। पुरुष शक्ति बढ़ाने के काम में आवे है। सफेद व काली मूसली दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है, पुरुष शक्ति बढ़ाने के काम आवे है। इन बाद में एक ब्रांड और है नंबर 15 पर अश्वगंधा। अश्वगंधा जो ये काम आवे है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। और ये पाइजे है नागौर क्षेत्र में, अश्वगंधा पाइजे है नागौर के अंदर, नागौर के क्षेत्र में अश्वगंधा पाइजे है। तो ये वृक्ष जो था मैंने दिखाया है अच्छी तरह रट लियो, याद कौन करना समझ लो कि कौन रटने वाले रट लियो बढ़िया तरिया। तेंदू बेड़ी बनती है, चिरमी हृदय रोग, अर्जुन हृदय रोग, काली व सफेद मूसली प्लस अश्वगंधा पुरुष शक्ति व प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के काम में आती है। एक नाम सुने गांव के देख लो सबको, गुआर पेठो।
एलोवेरा, इंग्लिश में एलोवेरा होता है, इंग्लिश में बोलता हूँ एलोवेरा। ग्वारपेठो, सारा याद आ गया, ग्वारपेठो देखता है। ग्वारपेठो राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाए, तो हर जगह पाई जाए ग्वारपेठो। ग्वारपेठा सर्वाधिक पाई जाए समर क्षेत्र में, यानी दलदली क्षेत्र में ज्यादा है ग्वारपेठो, और ये बहुत काम की चीज है। आज तो ये जो चल रही है क्रीमा, कोई फेयर एंड लवली, कोई फेयर एंड हैंडसम, कोई जो बहुत चल रही है डम टिकड़म बहुत चल रही है, लेकिन पुराने टाइम में ये टू भी मान लो, एक क्रीम ही मान लो कि अगर ग्वारपेठो लगाए दो, मुंह में लगाए दो नहीं तो नंबर मांगने की जरूरत को नहीं, आपकी हाथ पर यानी बस कमरे में खड़े करते लाइट में नहीं जगह ये तो तेज होते हैं ग्वारपेठो। तो यह सौंदर्य प्रसाधन कार्य में, सौंदर्य प्रसाधन कार्य के अंदर आवे है, यानी कोई टूप वगैरह जो भी कोई सौंदर्य प्रसाधन को साधन बनाया है लेकिन अंदर आवे है जो ग्वारपेठा को काम सर्वाधिक पाई जाए है राजस्थान में संबर के अंदर। वे तो हर जगह पाई जाए, घर घर में पाई जाए ग्वारपेठा। तो अब अपन ये कुछ वृक्ष देख लिया, कुछ घास और देख लिया, राजस्थान में कुछ घास और देख लिया अपन, जैसे घास में आगे मेथा, राजस्थान में वृक्ष घास देख लिया। अब वृक्ष रट लियो, समझ लो सब ठीक हो गया, रटनो है वो रटा मार लियो बढ़िया बढ़िया, मैं तो एक मार के छोड़ दिए, दूसरे मैंने तो दिक्कत को भी मार लियो। तो राजस्थान के अंदर आप घास देखा तो सबसे लंबो घास हुआ है बांस के बाद सेवन, यानी कल सबसे लंबा घास बांस के बाद सेवन। तो घास देखना तो नंबर 1 पे था देखना है बुर, नंबर 2 पे मेथा, एंचा, बुर मेथा एंचा, और कौन सा देखो बुर मेथा एंचा, एक दामन देख लियो। नंबर 4 पे आ गया दामन, और नंबर 5 पे आ गया गोंद, बुर मेथा एंचा दामन गोंद, और एक रह गया खस, नंबर 6 पे आ गया खस, खस भी घास है, बुर भी घास है, बुर घास देखो नंबर 1 पर लिखो बुर सबसे सुगंधित घास कौन सा होता है, वो होता है बुर घास, यानी सर्वाधिक सुगंधित घास, सर्वाधिक सुगंधित घास। और क्वेश्चन जरूर आ सकता है, अगर पूछ ले एग्जाम में सर्वाधिक सुगंधित घास है तो वो है बुर, लेकिन इत्र बनती है वो बनती है खस घास से, इत्र बनती है। सर्वाधिक सुगंधित घास तो है बुर, लेकिन इत्र यानी डीओ जो पाला पत्ता है भारत के अंदर क्या चल रहा है, फोक चल रहा है, वह इत्र डीओ सेंट बावण है खस घासू, लेकिन सर्वाधिक सुगंधित घास वो है बुर घास। अब ये जो मेथा खस बताया है, ये भरतपुर क्षेत्र के अंदर पाई है, केवल देव गहने के अंदर पाई है मेथा, और एंसा सर्वाधिक पक्षी फंसकर मरते हैं, ये भी भरतपुर के अंदर होगा बताई दियो। दामन करड़ी तड़गम ये पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है, पश्चिमी राजस्थान में बनाई है धनुष की डोरी, धनुष की डोरी, धनुष की डोरी में धनुष बनाए जाते थे। वर्तमान में कौन पुराने दिन बनाई है गोंद, गोंद भाई सर्वाधिक कटा हुआ है, ये है चौहान, चौहटन बाड़मेर, चौहटन बाड़मेर में गोंद सर्वाधिक होता है, और सबसे यानी सबसे बढ़िया गोंद होता है वो होता है कुमट का, बढ़िया गोंद, वो है कुमट, बढ़िया गोंद हुआ है कुमट को, और सर्वाधिक गोंद हुआ है चौहटन गांव बाड़मेर, यानी थोड़ा घास है, ये भी याद कर लियो। आठवीं क्वेश्चन आ जाए, सर्वाधिक सुगंधित घास इत्र बनती है, धनुष बनती थी, पक्षी फंस कर मरते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान कर लिया, बढ़िया तरीके याद कर लियो ने। अब देखो कुछ जातियां का नाम लिखूं मैं, बांगो भी कोई प्रिय वृक्ष हुआ है, तो सबको कोई ना कोई प्रिय वृक्ष हुआ है, धार्मिक वृक्ष हुआ ही है, तो कुछ जातियां है मेन वाला नाम लिख दू। नंबर 1 पे आ गया चौहान, चौहान, फिर कछवा है,
फिर आ गया नंबर 3 पे चौहान कछवा है राठौड़। नंबर 4 पर तोमर राजपूतों के गोत्र है। नंबर 5 पे यादव भी ले लिया और नंबर 6 के ऊपर आपने ले लिया हाड़ा चौहान। ये आप 6 जातियां ले ली, राजपूत जातियां ले ली। हम प्रिय वृक्ष देखा आप जब वृक्ष की पूजा करे है, वृक्ष काटा को नहीं, कोई ना कोई प्रिय वृक्ष हुआ है, तो चौहाना वो प्रिय वृक्ष है पीपल। प्रिय वृक्ष प्लस पूजा करते हैं वो है पीपल। चौहाना में प्रिय वृक्ष जिसकी वे पूजा करे है वो है पीपल। और कछवा हम वो है वट वृक्ष। वट वृक्ष। राठौड़ा वो है नीम प्लस तोमर को है खेजड़ी। तोमर का है खेजड़ी यानी जांटी। और यादवा है कदम, कदम वृक्ष ये यादवा है। और प्लस में आ रहा चौहाना आगे है अशोक। ये अवरक्षण है, काटा को नहीं और अंग रक्षा ग्रह है, अंगी पूजा भी ग्रह है। यानी कि देखो चौहानों का प्रिय वृक्ष प्लस पूजा करते हैं जिस वृक्ष की वो आ गया पीपल। कछवाओं का प्रिय वृक्ष जिसकी पूजा करते हैं वट वृक्ष। राठौड़ों का प्रिय वृक्ष नीम और तोमरों का प्रिय वृक्ष हो गया खेजड़ी। यादवों का प्रिय वृक्ष कदम वृक्ष और आड़ा चौहानों का प्रिय वृक्ष हो गया अशोक वृक्ष। एक बाद में आपने देखा तो भौगोलिक क्षेत्र पर यानी भौगोलिक आधार पर यानी कि जलवायु के आधार पर भी वना वर्गीकरण करेगा है। और देख लिया आप ये तो आप प्रशासनिक दृष्टि अगर देख लिया। अब अपना भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से देख लिया जो कड़े में कम हुआ है, कड़े ज्यादा हुआ है, कड़े की वनस्पति हुआ है। जलवायु के आधार पर भी देख लिया राजस्थान के अंदर वनांगों वर्गीकरण। भौगोलिक दृष्टि से भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान में वनों का वर्गीकरण। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान में वनों का वर्गीकरण। अगर भौगोलिक दृष्टि पर देखा तो नंबर 1 पर आ गया शुष्क मरुस्थल वन। शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थलीय वन नंबर 1 पर आ गया। शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थलीय वन। शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थलीय वन। अब ध्यान है थाने शुष्क व अर्ध शुष्क यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क वन क्षेत्र है। शुष्क यानी कि वर्ष कम है, 0 लेके 25-30 सेमी तक वर्षा होती है। 0 से 25 सेमी वर्षा होती है। फिर हो गया शुष्क क्षेत्र। वो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र है वो शुष्क क्षेत्र ही है। तो राजस्थान में यह वनांगों क्षेत्र देखा अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा तो वो आगे है 65% भाग। 65% भाग पर कौन सा वन है? शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थल वन। ये वन क्यों है? क्या ज्यादा ये 25 कम वर्षा हुआ है बढ़ा ये वृक्ष पाई है शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थल वन। ये राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर पाई है यानी पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये पाई है शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थल वन। 65% भाग पर भूभाग ऊपर 25 से कम वर्षा 25 से कम वर्षा होती है पश्चिमी राजस्थान में पाई जाते हैं। जैसे जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर या उत्तर पश्चिम में भी आगे जैसे मरुस्थल आ गया वहां पर गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, जालोर, बाड़मेर ये सभी क्षेत्र आ गया, चूरू वगैरह के अंदर
आ गया 65% भाग के अंदर। और अंग पर वृक्ष हुआ है वे शुष्क और कांटेदार हुआ है। वृक्षांग की खास बात हुआ है पेड़ शुष्क व कांटेदार, पत्तियां छोटी होती है। पत्तियां वह छोटी, पेड़ शुष्क व कांटेदार हुआ है। और पत्तियां क्या होंगी? छोटी। एक चीज ध्यान रखियो, यानी जितनी बड़ी पत्ती होगी वृक्ष की, जितनी वृक्ष की बड़ी पत्ती होगी उतना ही मैंने ज्यादा पानी चाहिए को। और छोटी छोटी पत्तियां होगी माने पानी भी कम चाहिए, यानी ज्यादा बड़ी पत्ती होगी तो माने पानी ज्यादा चाहिए को। तो ये मरुस्थल के अंदर पानी इकट्ठा अपने हुआ है, तो ये हुआ है छोटी पत्तियां और कांटेदार। तो अंदर प्रमुख वृक्ष आ जाएगा केर। जैसे उदाहरण की बात करा तो एक आगे नंबर पर केर, पत्तियां हुई को नहीं मान लो, बहुत कम रेयर केस में देखने मिला है। केर आ गयो बेर यानी झाड़की, बाद में आ जाएगो खेजड़ी, रोइडो, और एक आ गयो रोइडा। और देखा तो इनका कोई कांटेदार झाड़ियां है, वे भी सब एक अंदर ही आ जाएगी। तो देखो ये बताओ नंबर 1 पर बताओ शुष्क व अर्धशुष्क मरुस्थल वन। साथ साथ लिखना, साथ लिख लियो। शुष्क व अर्धशुष्क मरुस्थल वन जहां वर्षा 0 से 25 सेमी तक होती है वहां पाए जाते हैं। इसके अलावा कहता है राजस्थान में सर्वाधिक है 65% भूभाग के ऊपर शुष्क व अर्धशुष्क वन राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाई गए हैं। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर जिला देखा तो मानगढ़, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जालोर, ये बाड़मेर जिला आ गया। और पेड़ा की खास बात की है शुष्क होगा, कांटेदार होगा, पत्तियां की होगी छोटी होगी और पेड़ थोड़ा छोटा ही होगा, झाड़ीनुमा पेड़ होगा। देखा उदाहरण देखा तो केर हो गयो, बेर हो गयो, खेजड़ी होगी, रोइडा हो गया और कोई झाड़ियां वगैरह भी होगी शुष्क व अर्धशुष्क मरुस्थल वन के अंदर आ गई। अब आप देखा नंबर 2 पर, तो नंबर 2 पर आज है मिश्रित पतझड़ वन। थोड़ा ढंगा पेड़ हुआ है, कम कांटा कुंटा खुली हुआ है, मिश्रित पतझड़ वन। पेड़ पर पत्तियां झड़ रही है। नंबर 2 पे मिश्रित पतझड़ वन। मिश्रित पतझड़ वन देखिए राजस्थान में, तो यह राजस्थान में 28.42% भाग पर वर्षा हुआ है 50 से 80। वर्षा 50 से 80 सेमी वर्षा होती है और राजस्थान के 28.42% भाग पर स्थित है। 28.42% है भूभाग पर, 28.42% भूभाग पर स्थित है। वर्षा 50 से 80 सेमी। और अब नामों की उष्ण कटिबंध शुष्क वन यानी शुष्क मानसूनी वन भी बोली है। इन वनों को उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन या शुष्क मानसूनी वन भी बोला जाता है। मानसूनी पानी हुई हुआ है, यानी कि ये हुआ है शुष्क मानसूनी वन, शुष्क मानसूनी वन, यह उपनाम है शुष्क मानसूनी वन। और एक अंदर ये मार्च अप्रैल लागने से आगे आपकी पत्तियां क्या है गिराले है, यानी मार्च अप्रैल में पत्तियां गिरा देते हैं। मार्च अप्रैल में पत्तियां गिरा देते हैं। बाद में जब मई वर्षा है, मानसून आया है तो नई फूट साल जो है, नया पत्ता लग गया है, हरे भरे वापस हो गए है और मार्च अप्रैल में ये सूख गया है। तो आन बोला है मिश्रित पतझड़ वन। आगे ये कटकटा पाई है, ये पाई है जैसे ये हो गया पूर्वी मैदानी प्रदेश वगैरह वगैरह पाई है। जैसे कोई बढ़िया थोड़ी बारिश वगैरह हो गया थोड़ी मोटी। अंदर देखा तो धोक, खेत, डाक, सालर, धोक राजस्थान में सर्वाधिक वन है धोकड़ा के। धोक, खेर, डाक, सल्लर आदि वृक्ष आदि है। इन अंदर कोई
रड़ आ गई, कोई आन आ गया, पिंपल वगैरह वगैरह सब आनंद राज्य का। नंबर बाद में देखा, एक नंबर पे देखा पासुस अर्धशुष्क भूस्थल वन। नंबर 2 पर आपने देख लिया मिश्रित पतझड़ वन, पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाए जाते हैं, 28.42% भूभाग पर है। वर्षा 50 से 80 सेमी वर्षा होती है। शुष्क भूस्थल वन, शुष्क मानसूनी वन भी इनको बोला जाता है। मार्च अप्रैल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और बाद में वर्षा हुआ तो वापस पत्तियां हरे भरे होते हैं। उदाहरण देखा तो धोप, खेर, डाक, सालर, किक्कर, रड़, पीपल, आम वगैरह ये सब आनंद राज्य है। ये वृक्ष बहुत ही मजबूत और उपयोगी हुआ है। तो इन अंदर आगे हो जैसे और देखा पास तो शीशम ये अंदर ही आते है, शीशम, आम ये आते हैं। तो ये उपयोगी मजबूत, उपयोगी प्लस मजबूत है, बहुत ही काम का पेड़ हुआ है, उपयोगी प्लस मजबूत है। और आगे लंबाई देखा तो यही कोई 10-12 मीटर यानी कि लगभग 20-25-30 एक फुट आगे लंबाई है, 10 मीटर आगे। बाद में नंबर 3 पर आ गया है शुष्क सागवान वन। नंबर 3 पे आ जाता है शुष्क सागवान वन। आज टॉपिक ना आप कंप्लीट कराना, सारा टॉपिक कराना। अब 2 वन देख रहे हैं, बाद में वन रिपोर्ट और 2 चीजें, वन और वन रिपोर्ट को बलिदान देखा तो देख लियो। तो लिख लियो नंबर 3 पर आता है शुष्क सागवान वन, शुष्क सागवान वन। शुष्क सागवान वन के अंदर कौन सा क्षेत्र आवा है? तो एक अंदर आवा है दक्षिण राजस्थान क्षेत्र। दक्षिण राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क सागवान वन कहा है? दक्षिण राजस्थान में। ये बहुत कम है, 6.87% भूभाग, 6.87% भूभाग पर है शुष्क सागवान वन। वर्षा हुआ है 75 से 100 सेमी, यानी वर्षा होगी 75 से 100 सेमी, ज्यादा वर्षा होगी 75 से 100 सेमी वर्षा होगी। और देखा तो ये मानसून व चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष होते हैं। मानसून ज्यादा मानसून वृक्ष वर्षा हटी हुआ है और आगे पत्तियां चौड़ी हुआ है। जिला देखा तो बांसवाड़ा है, दक्षिण राजस्थान में आ गया, बांसवाड़ा आ गया, डूंगरपुर, हड़ौती क्षेत्र का सभी जिला। और वृक्ष देखा तो आम हो गयो, तेंदू हो गयो, गुलर, महुआ। उदाहरण देख लिया, उदाहरण आम, गुल्लर, तेंदू, महुआ और कौन सा पौधा, कोई थोड़ा बट सागवान, कोई सागवान आ गयो, कोई बरगद आ गयो, बरगद, सागवान। सागवान तो बहुत रेयर केस में बहुत कम हो रहा है अंदर। सागवान, बरगद, आम, गुल्लर, तेंदू, महुआ ये आ गया। आगे पत्तियां क्यों है? चौड़ी हुआ है, यानी पानी ज्यादा चाहिए तो पत्तियां चौड़ी होती है। तो यो राजस्थान में कितने है? 6.87 शुष्क सागवान वन दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक पाई है। ये वन 6.87% भूभाग के ऊपर है। और देखा आप तो के खास बात है, ये दक्षिण राजस्थान यानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, हड़ौती क्षेत्र में मुख्य वृक्ष देखा तो आम, तेंदू, गुल्लर, महुआ, बरगद, सागवान आदि का वृक्ष के अंदर आते हैं। बाद में आते हैं सदाबहार वन। नंबर 4 पर लास्ट आ गया सदाबहार वन, जगह सदा ही हरा भरा रहेगा। और जो सदा हरा भरा रहेगा मान पानी की मात्रा बहुत ज्यादा चाहिए, वर्षा बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ही सघन वन होगा, ऐसा वन होगा जगह कभी धरती ऊपर सूरज की किरण को पकड़ दे। यानी नंबर 4 पर आ गया सदाबहार वन, सदाबहार वन, सदाबहार वन। और यान वर्षा बहुत ज्यादा चाहिएगी, यानी सबसे ज्यादा पानी चाहिए वो, तो यान चाहिए वो कम से कम 150 सेमी वर्षा चाहिएगी। 150 सेमी राजस्थान में नए के बराबर है 0.38% भूभाग, 0.38% भूभाग प्रतीत है राजस्थान में। नए के बराबर है 0.38% भूभाग के ऊपर वर्षा बहुत ज्यादा चाहिए 150 सेमी। और अंक की खास बात है ये सर्वाधिक पाई है आबू क्षेत्र में, माउंट आबू क्षेत्र में सर्वाधिक पाई है, माउंट आबू में सर्वाधिक
पाए जाते हैं। इनके अलावा आगे की खास बात है, इनके अंदर आप देखा तो कोई सागवान हो गयो, कोई बांस हो गयो, आम हो गए, इनके अंदर आ जाएगा सागवान। यह जो घना वृक्ष है सदाबहार, जो सदा हरे है, घना बड़ा बड़ा वृक्ष है, आम, बांस, ये सब है इनके अंदर आ जाएगा। तो सदाबहार वन 130 सेमी वर्षा और माउंट आबू क्षेत्र में पाई गई है। राजस्थान में सबसे कम यही पाई गई 0.38% भूभाग के ऊपर। और अगर हम खास बात देखा तो ये क्या है कि 38% भूभाग पर सर्वाधिक कम 150 सेमी वर्षा, आम हो गयो, सागवान हो गयो, बांस वगैरह ये सब अंदर आ गए। एक आवा है सालदर वृक्ष, एक नाम आवा है सालदर वृक्ष, जो राजस्थान में कहा पाया जाता है सालदर वृक्ष। अगर आज सालदर वृक्ष तो ये पाई है उदयपुर प्लस बांसवाड़ा, उदयपुर हो गयो, बांसवाड़ा हो गयो, सिरोही हो गयो, चित्तौड़ हो गयो, अजमेर, अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही प्लस अजमेर प्लस अलवर प्लस चित्तौड़ आदि चित्राम कौन सा वृक्ष पाई है सालदर वृक्ष। एक घास आवे है लेंटाना घास, एक घास का नाम है लेंटाना और कारा घास, कारा थनोटाइडी साइड फैली हुई, लेंटाना प्लस कारा घास। और घास की है जहरीली घास। तो आप विंड रिपोर्ट और कल्याण थोड़ी सी 2019 की लास्ट जहरीली घास या पाई गई है माउंट आबू क्षेत्र में। और यह काला घास है जो कि नक्की झील ने सर्वाधिक प्रदूषित करे है। यह बात हम पहले भी बताई है, दोबारा बता दी। लेंटाना और काला घास नक्की झील को सर्वाधिक प्रदूषित करती है। ये कर पाई है माउंट आबू क्षेत्र के अंदर। और देखा तो एक सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान अगर पूछे राजस्थान में तो वो है देवन कोटा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है देवन कोटा के अंदर। और एक नाम आवे है ओरण या बणी, बीड़ भी बोलते हैं, हाँ बीड़ बोलते हैं, ओरण या बीड़। अब बीड़ तो सब जाने, एक नाम आवा है, ध्यान कर लिए, ओरण। ओरण या बोल लीजिए है बनी, बनी था बनो दीवान वाली गाड़ी फॉर्चूनर लाइव वही बनी या बीड़ भी बोल लीजिए है या कि वह है कि देवभूमि, यहाँ पर देवभूमि बोल सका। यानी कोई मंदिर पहली कोई मंदिर है, जैसे देवलोक में कर्णिवाता का मंदिर है, उससे पहले बहुत जंगल छोड़ा गया, उससे बोला जाता है यानी देवभूमि। जो देवताओं के लिए भूमि छोड़ी जाती है वन क्षेत्र, देवताओं के लिए वन क्षेत्र को क्या बोला जाता है, ओरण बोला जाता है। तो ध्यान कर लियो, पूछ ले ओरण क्या है, तो देवताओं के लिए वन क्षेत्र। यो अजमेर में नाम प्रचलित है, सबसे ज्यादा नाम प्रचलित है अजमेर में। धार्मिक क्षेत्र को ओरण या बनी कहा जाता है, धार्मिक क्षेत्र को ओरण या बनी कहा जाता है। अजमेर में सर्वाधिक नाम ये प्रचलित है। बाद में एक नाम आया है डाब, एक कुछ नाम है, ध्यान कर लियो डाब। डाब भी बना है रस्सी, और वह भी रस्सी किसी मूंजगी, यानी डाब की मूंजगी रस्सी बनाए। मूंज अगर कहीं देखी है या कोई मूंज के माथा छोड़ो तो कमेंट करके जरूर बताइयो, क्योंकि भाई साहब मूंज के माथा छोड़ो बहुत दोनों काम है, खाद चाल है और सारे शरीर पर यार निशान ही बस मूंज का ध्यान ही को छोड़े तो बता दियो, कमेंट करके जरूर बताइयो। मूंज का माथा पर छोड़ा आजकल तो बंद होगी। या बने है डाब की, और डाब के काम आया है, डाब आया है सूतक में काम आया है, यानी सूतक जो कोई टावर दाम घूम लिया है, कोई मृत्यु जो सूतक या अंदर काम आया है। और आया है ग्रहण के अंदर, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के अंदर कोई हवन वगैरह करे है, अंदर भी डाब काम आओ। चिंतो सुमारी ग्रहण पंडित भेगे पत्ता सा है डाब, दूबड़ी बोल जापा मेरा छींटा समारे पावा डाब, ध्यान कर लियो। इन बाद में आया है जाल, नाम आगे जाल, जाल वृक्ष। तो जाल वृक्ष राजस्थान में सर्वाधिक जो है जसनाथी संप्रदाय को पूजनीय वृक्ष, जाल ध्यान रखियो, जसनाथी संप्रदाय का
संप्रदाय का पूजनीय वृक्ष जो है जाड़ वृक्ष। और इन्हें बोली जो है राजस्थान का अंगूर उपनाम है, राजस्थान का अंगूर इन्हें लगे है पील, मोटी मोटी अंगूर पर की पील लगे है, अंगूर पर की मोटी मोटी पील रस बड़ी बड़ी है, रस की रेडी हुआ है। पाने बोली जो है जाड़ का वृक्ष, पान बोली है पील, जाड़ का लगा है। और एक कारण बोली जो है राजस्थान का अंगूर। तो ये होगी कुछ वृक्षों में शब्दावली होगी। इनके बाद में आप देख लिया दो चीज हो गई, करेगी वन रिपोर्ट और एक राजस्थान में वनों से संबंधित बलिदान। तो पहले आप वनों से संबंधित बलिदान देख लिया। वैसे पता ही अमृता देवी होगी और दो तीन हो रहा है मेन बलिदान, तीनों देखने के साथ फिर वन रिपोर्ट और देख लेंगे 2019 ये नई वन रिपोर्ट। एक बाद में फिर आप टॉपिक आपका क्लियर होती हो। तो राजस्थान में वनों से संबंधित बलिदान ये होते हैं क्या। तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 हो रहा है। तो पहला वैसे कोई कौन पूछा, लेकिन पूछ क्या पहला वनों से संबंधित पहला बलिदान कोई पूछ ले, पहले कोई पूछे, तीसरा सबने ध्यान नहीं बढ़ता देखिए। तो सर्वप्रथम बलिदान, सर्वप्रथम बलिदान दिया था रामसरी गांव में, जोधपुर में। रामसरी गांव जोधपुर, रामसरी गांव जोधपुर में सर्वप्रथम बलिदान दिया था। वनों से संबंधित सर्वप्रथम बलिदान रामसरी गांव जोधपुर के अंदर। और कर्मा व गोरा 2 बिश्नोई महिलाओं ने, कर्मा व गोरा 2 बिश्नोई महिलाओं ने, क्योंकि बिश्नोई समाज वृक्षों और वन्य जीवों की सर्वाधिक है क्या कि बलिदान के लिए तैयार रहता है, इनकी कदर करता है, तो इनको सबसे अधिक सुरक्षित रखता है। तो इन्हीं के सबसे पहले कर्मा व गोरा 2 बिश्नोई महिलाओं ने सबसे पहला बलिदान दिया था जोधपुर के रामसरी गांव में। और ये है जोधपुर के अंदर जो पहला राजस्थान का पहला वनों से संबंधित बलिदान बताया जाता है। इसके बाद में नंबर 2 पे आ गया कोलावास नागौर के अंदर। नंबर 2 पे आ गया कोलावास, ये है नागौर के अंदर। और यहां पर दिया था वोंसू जी ने, वोंसू जी ने दिया था यहां पर बलिदान। और नंबर 3 वाला सभी को याद है, नंबर 3 खेजड़ली घटना। नंबर 3 पे आ गया खेजड़ली घटना। ये है 28 अगस्त 1730, 28 अगस्त 1730 की बात है। इस समय शासक था मारवाड़ का वो था अजीत सिंह या अभय सिंह, अभय सिंह शासक था, अभय सिंह। यह है जोधपुर की घटना है। अभय सिंह इस समय शासक था, नेतृत्व किया था इसका अमृता देवी बिश्नोई ने, नेतृत्व। अमृता देवी बिश्नोई ने, जो रामू बिश्नोई, रामो बिश्नोई की पत्नी, रामो बिश्नोई की पत्नी थी अमृता देवी बिश्नोई। और यहां पर बलिदान हुआ था 363 पुरुष महिलाओं ने अपना बलिदान दे दिया था, जिनमें से 69 स्त्रियां थी, 69 स्त्री व बाकी 292 बच गए, 292 क्या हो गया, पुरुष हो गया। 292 पुरुष, 293 हो गए, 3 4 हाँ 13, 293 पुरुष व 69 महिलाओं ने, यानी अभय सिंह ने
कोई नए महल वगैरह बनाना दिया तो बांग अंदर लकड़ी की जरूरत पड़ी। जो सैनिक चले झगड़ा में काटने अमृता देवी बंद कियो ना काटो, बस थोड़ी मोटी हाथ उत करी, हाथ तो काट दियो, बस पेड़ गली पिट की पेड़ काट दी। न्यू कट्टा 363 आदमी कट गया। बाद में अभय सिंह ने पतो चालियो तो बन रुकवायो, माफी वगैरह मांगी और बाद में थोड़ा कोई मुआवजा वगैरह जो भी कोई पेड़ वगैरह लगाया तो थोड़ा उन्हें संतुष्ट भी कराया। इनके बाद में देखो अमृता देवी ने फिर पुरस्कार देने लगा, पर्यावरण संबंधित अमृता देवी पुरस्कार देने लगा, पर्यावरण रक्षा अमृता देवी पुरस्कार, पर्यावरण रक्षा अमृता देवी पुरस्कार। पर्यावरण रक्षा अमृता देवी पुरस्कार जो सर्वप्रथम दिया था गंगाराम बिश्नोई को। गंगाराम बिश्नोई को सर्वप्रथम पर्यावरण रक्षा हेतु अमृता देवी पुरस्कार दिया गया। गंगाराम बिश्नोई को सबसे पहले दिया गया था। इनमें बाद में ही अपना मेन टॉपिक रह गया एक और इस चीज का ध्यान रखियो, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला वो खेजड़ी के अंदर लगता है, तो ये लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है जौनपुर के खेजड़ी गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इनके बाद में अपनो एक मेन टॉपिक रह गया हुआ है वन रिपोर्ट। वो कर लिया अपना, फिर अपना टॉपिक है अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य कंप्लीट हो गई। तो अपना लास्ट टॉपिक रह गया वन रिपोर्ट 2019। वन रिपोर्ट 2019। अब देखो वन रिपोर्ट 2019 करना तो आंकड़ा नया है, अगर कोई किताबों के अंदर मैच नहीं करे तो ध्यान कर लियो, थोड़ी किताबें पुरानी उसके है तो 2019 के हिसाब से नया आंकड़ा है। तो सर्वप्रथम वन नीति बनाई गई थी 1994 में। सर्वप्रथम वन नीति 1894, सर्वप्रथम वन नीति 1894 में बनाई गई सर्वप्रथम वन नीति 1894। राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई 1952 के अंदर। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में, राष्ट्रीय वन नीति 1952 में और संशोधन हुआ था 1988 के अंदर। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में और संशोधन 1988 के अंदर। संशोधन 1988 के अंदर हो। और भूमि के यानी वन नीति के अंदर क्या बताया है क्या भूमि के 33% भूभाग के ऊपर वन होना चाहिए, यानी 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए वन। 33% भूभाग पर क्या होने चाहिए वन होने चाहिए। ये राष्ट्रीय वन नीति के अंदर बताया गया है। और अगर देखा आप भारत को तो भारत तो लगभग ठीक ठाक है, 24.39% 36% भूभाग ऊपर वन है। लेकिन राजस्थान भाई साहब अंदर बहुत ही पिछड़े है। राजस्थान को तो मान लो साफ ही हो रहे नहीं मान लो तो राजस्थान के अंदर 9.57% भूभाग पर वन, भूभाग पर वन है। भारत का 24.36% भूभाग पर वन और राजस्थान के 9.57% भूभाग पर वन है। अब देखा अगर भारत में प्रतिशत में, भारत में प्रतिशत में, भारत में प्रतिशत में सर्वाधिक वन, भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत में है मिजोरम अरुणाचल प्रदेश में।
मिजोरम में हो गया नंबर 1 पर। फिर आ गया अरुणाचल प्रदेश के अंदर इनमें है सर्वाधिक वन और कम है प्रतिशत के हिसाब में कम है पंजाब प्लस हरियाणा के अंदर। नंबर पहले 1 पर आ गया पंजाब फिर हरियाणा। यानी पंजाब हरियाणा सबसे हरे भरे क्षेत्र है। पंजाब हरियाणा सबसे हरा भरा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर वन नहीं है। यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है। अकेला पंजाब हरियाणा पूरे भारत में कणक उत्पादन करके देने भाग है। तो यानी आठे की भूमि बहुत ज्यादा उपजाऊ है। और आठे थोड़ी सी भी भूमि खराब होने वाली आठे जो वन वन काट दिया तो ऊपर खेती करने लग गया तो आठे वन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और मिजोरम क्षेत्र इन पहाड़ी क्षेत्र के तो बन सकते लेकिन ज्यादा ये प्रतिशत के हिसाब से है। और अगर पूछे क्षेत्रफल के हिसाब से तो वो है मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक वन है मध्य प्रदेश के अंदर। और क्षेत्रफल के हिसाब से कम है वो हरियाणा के अंदर। तो ये तो होगी बात भारत की। भारत में वन है 24.36% भूभाग पर। राजस्थान में 9.57% भूभाग पर। राजस्थान में प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम और सब सर्वाधिक कम हो गया पंजाब हरियाणा। क्षेत्रफल में भारत में देखें भारत के अंदर क्षेत्रफल में देखें तो सर्वाधिक वन हो गया एमपी के अंदर कम हो गया हरियाणा के अंदर। अब आप राजस्थान में देख लिया हमें तो राजस्थान मतलब है तो आप राजस्थान के अंदर देख लें तो राजस्थान तो बढ़िया रटी लियो। प्रथम वन नीति 1894 राष्ट्रीय वन नीति 1922 के अंदर और 1922 के अंदर और 52 के अंदर और वो संशोधन हुआ 88 के अंदर। अब देखो राजस्थान की अंदर अपना वन क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों में सावधान लिखा दी वहां थे रट लियो काम रटने को बढ़िया तरीका। अगर आगे प्रतिशत और रट को तो बहुत बढ़िया बात है जिला जरूर रट लियो। सर्वाधिक के में सबसे कम के में तो राजस्थान में क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान में क्षेत्रफल में सर्वाधिक हो गए तो और एक हो जीवो कम एक हो सर्वाधिक एक हो कम। तो सर्वाधिक में उदयपुर नंबर 1 पर आ जाए फिर आ जाए अलवर प्रतापगढ़ 12 उदयपुर नंबर 2 पे अलवर फिर नंबर 3 पे प्रतापगढ़ और नंबर 4 पे आ गया 12 उदयपुर अलवर प्रतापगढ़ 12 उदयपुर अलवर प्रतापगढ़ 12 रट लियो। उदयपुर में देखा तो 2764 वर्ग किलोमीटर उदयपुर में है 2764 वर्ग किलोमीटर। और अलवर के अंदर है 1197 वर्ग किलोमीटर। अलवर के अंदर 1197 वर्ग किलोमीटर। प्रतापगढ़ के अंदर है 1044 वर्ग किलोमीटर 1044 वर्ग किलोमीटर। और बच गया 12 के अंदर है 1013 वर्ग किलोमीटर। अच्छे से रट लियो। अगर क्षेत्रफल याद नहीं हुए तो जिला रट लियो। उदयपुर अलवर प्रतापगढ़ 12 उदयपुर अलवर प्रतापगढ़ 12 2764 1197 1044 और आ गया 1013 वर्ग किलोमीटर के अंदर है। कम देखा तो कम में आ गया है नंबर 1 पर चूरू हनुमानगढ़ नंबर 1 पर आ गया चूरू नंबर 2 पे हनुमानगढ़ नंबर 3 पे आ गया जोधपुर और नंबर 4 पर आ गया वो चूरू हनुमानगढ़ जोधपुर नंबर 4 पे गंगानगर। और अगर हमने क्षेत्रफल की बात करा तो सबसे पहले आगे चूरू में सबसे कम है तो कम में आ जाए वो 82 वर्ग किलोमीटर। चूरू के अंदर आ गया 82 वर्ग किलोमीटर। हनुमानगढ़ के अंदर आ गया 90 वर्ग किलोमीटर। और ये अंदर आ गया शायद 105 है एक जोधपुर के अंदर आ गया 105 वर्ग किलोमीटर। और गंगानगर के अंदर 113 वर्ग किलोमीटर। देखो सबसे ज्यादा वन राजस्थान में क्षेत्रफल के हिसाब से उदयपुर सबसे कम हो गई चूरू 2 नंबर पर अलवर 3 पर प्रतापगढ़ 4 पर 12 यहाँ पर चूरू हनुमानगढ़ जोधपुर गंगानगर आगे क्षेत्रफल लिख दियो। बढ़िया तरीके कोई स्क्रीनशॉट लिया तो ले लो नहीं लिखो तो लिख लियो बढ़िया तरीके। अब प्रतिशत के हिसाब और लिखवा लियो ये तो क्षेत्रफल के हिसाब से ये तो क्षेत्रफल के हिसाब से अब प्रतिशत के हिसाब से और लिखवा देता हूं। राजस्थान में 1%
कम और ज्यादा, ये सर्वाधिक हो गया, ये न्यूनतम हो गया। तो सर्वाधिक में वही रहेगा उदयपुर, नंबर 2 पे वही प्रतापगढ़, नंबर 2 पे आएगा प्रतापगढ़, वहां पे था वो अलवर था, तो प्रतापगढ़, फिर आ जाएगा चित्तौड़गढ़, फिर आ जाएगा करौली, चित्तौड़गढ़, और नंबर 4 पे आ गया करौली। सर्वाधिक में उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, करौली, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, सॉरी प्रतिशत में चलना है। तो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली है। उदयपुर में देखा तो वो है 33.58%। उदयपुर में कितना प्रतिशत है? 23.58%। और अगर देखा प्रतापगढ़ के अंदर तो है 23.47%। 23.47% भूभाग प्रबंध है। 23.47% भूभाग पर अटै है 17 पॉइंट समथिंग है। और ये अंदर रेजी को 15 पॉइंट है। ये करौली के अंदर है 15 पॉइंट है। ये सिरोही के अंदर 17.80% भूभाग सिरोही के अंदर, और करौली के अंदर है 15.5% है। 275 है 15.75, 5.75% भूभाग करौली के ऊपर। अब देखा कम है तो नंबर 1 पर आते हो जोधपुर, नंबर 1 पर जोधपुर, नंबर 2 पर आ गयो चूरू, नंबर 3 पर आ गयो नागौर, और नंबर 4 पर आ गयो जैसलमेर। नागौर और आ गया जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर का क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो ये ज्यादा आ गया। जैसलमेर में नंबर 1 पर आ गया जोधपुर। जोधपुर में है 0.46% भूभाग पर, 0.46% जोधपुर हटा गयो। 0.59% भूभाग यो आ गयो 0.60% भूभाग, और यो आ गयो 0.82% भूभाग। 0.82% भूभाग के ऊपर वन है जोधपुर के अंदर। ये प्रतिशत के हिसाब से अब थाना बढ़िया वन रिपोर्ट करा दी 2019 में आंकड़ा है। और अगर वैसे वन रिपोर्ट देखो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाओ टेलीग्राम को, और टेलीग्राम के ऊपर मैंने पीडीएफ गिरा की है वन रिपोर्ट 2019 की, बढ़िया तरह जाके पढ़ जाइयो। और एक शुभंकर जरूरी है, शुभंकर चल थाना आगे करा देना। कोई दिक्कत कोई बड़ी वीडियो हो गया तो ठीक है, थोड़ी शेयर कर दियो और थोड़ा कमेंट वगैरह कर दियो वीडियो किसी की लगी। और टेलीग्राम चैनल को लिंक मिल जाओ था डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो इन्हें जरूर चैनल ज्वाइन कर लियो। अंदर थाने पीडीएफ वगैरह मिलती रहेगी। 2019 की वन रिपोर्ट भी अंदर मिल जाएगी, और बहुत सारा नोट्स और पीडीएफ क्वेश्चन वगैरह बड़ा मिल जाएगा थाने। नरेश यादव नाम टेलीग्राम है, और वो थाने ज्वाइन कर लियो, लिंक भी मिल जाओ डिस्क्रिप्शन के अंदर। ओके, थैंक यू, बाय। थोड़ा शेयर कर दियो। ओके, थैंक यू, बाय।